नमस्कार साथियों, मैं हूँ ऋषि कुमार। कुमार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप लोगों की दिवाली बड़ी सकुशल और धूमधाम से मनी होगी। तो आज हम बेसिकली सामान्य तौर पर चर्चा करेंगे भारत के महान्यायवादी के बारे में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में। और इसके बारे में काफ़ी तौर पर बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे टेट, सीटेट, लेखपाल, आईएएस, पीसीबीएस और जो राज्य की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी में इसके बारे में पूछा जाता है। जैसा कि दोस्तों साथियों आप लोगों को पता होगा कि जिस तरह से हमारे किसी केस को हमारे जो अधिवक्ता होता है, हम जिसे वकील करते हैं, उसके द्वारा हमारा जो केस होता है उसे लड़ा जाता है, उसके द्वारा उसे डील किया जाता है। सेम वही कंडीशन हमारे सरकार का भी एक महाधिवक्ता होता है, महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी की सलाह के लिए, महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। महाधिवक्ता जो होता है साथियों, वो एक वैधानिक होता है, न कि संवैधानिक। और जो महान्यायवादी है, भारत के महान्यायवादी की जो पद की व्यवस्था है वो हमारे संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 76 में दी गई है। तो आइए साथियों, आज हम चर्चा करते हैं बड़े विस्तार से। आशा करते हैं कि इससे संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो आइए बात करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का सृजन किया गया है। हम बात करते हैं अभी पद की। पद भाग 5 में अनुच्छेद 76 में इसकी बात की गई है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 में इसकी बात की गई है। अब हम बात करते हैं योग्यता, नियुक्ति, कार्यकाल और शक्तियाँ। इसकी क्या क्या शक्तियाँ होंगी, इसका कितना कार्यकाल होता है, इसकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है और योग्यता इसकी क्या होनी चाहिए। साथियों वैसे तो मोटे तौर पर अगर कहा जाए, हमारे किसी किताब में लिखा भी हुआ है कि इसकी जो योग्यता होनी चाहिए वो भारत का जो उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी योग्यता होनी चाहिए। लेकिन फिर भी यह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और भारत के नागरिक होने के साथ साथ या इसे भारत के किसी उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में नहीं, भारत के किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष का महाधिवक्ता या जज रह चुका हो, और या फिर किसी भी उच्च न्यायालय में इसने अधिवक्ता का कार्य 10 वर्षों तक किया हो। जज रहा हो ये 5 वर्षों तक, या फिर अधिवक्ता रहा हो 10 वर्षों तक। कहाँ पे? ये भारत के किसी भी प्रदेश के उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में अगर ऐसा सभी योग्यताएं जिसके अंदर पाई जाती हैं किसी व्यक्ति के अंदर, तो वह भारत का महान्यायवादी बन सकता है। या फिर राष्ट्रपति के नज़रों में, राष्ट्रपति को लगे कि यह भारत का महान्यायवादी के लायक इसके अंदर योग्यता है, वो राष्ट्रपति को अपने विवेक के ऊपर है, तो वह भारत का महान्यायवादी उसे नियुक्त
कर सकता है, भारत का हमारा राष्ट्रपति उसे नियुक्त कर सकता है। आगे हम नियुक्ति की बात करते हैं। आगे अगर नियुक्ति की बात की जाए तो इसकी नियुक्ति जो सरकार की मंत्रिपरिषद होती है, वर्तमान सरकार की जो संसद की मंत्रिपरिषद होती है, उसकी सलाह पर मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रपति उसे नियुक्त करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। वर्तमान सरकार जो साथियों होती है, उसी की जो मंत्रिपरिषद होती है, उसी की सलाह पर राष्ट्रपति इसे नियुक्त करता है। अगर कार्यकाल की बात की जाए तो हमारे संविधान में इसका कोई भी कार्यकाल निर्धारित नहीं है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि जब तक वह समय का प्रसाद देगा, 2 साल, 1 साल, 2 महीने, 10 महीने, 5 साल, जितना वह समय दे देगा अपने प्रसाद के तौर पर, राष्ट्रपति कहेगा कि आपकी नियुक्ति 3 साल या 2 साल या 4 साल के लिए नियुक्त किया जाता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अपने आप कुछ नहीं कर सकता, राष्ट्रपति अपने आप कुछ नहीं कर सकता। मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसका कार्यकाल तय करने के बाद में और इसे नियुक्त कर सकता है। हालांकि अगर ये अपने पद से हटना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, तो अपना त्याग पत्र देकर के राष्ट्रपति को अपने पद से मुक्त हो सकता है। इसे हटाने के लिए हमारे संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है। इसको हटाने के लिए हमारे संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है। आर्टिकल 76 के खंड 4 के तहत, आर्टिकल 76 के खंड 4 के तहत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये काम करता है, उससे अधिक नहीं कर सकता। अभी जो वर्तमान में हमारे भारत के महान्यायवादी हैं वो के वेणुगोपाल हैं। ये 30 जून 2017 को भारत के महान्यायवादी बने थे। इनका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का था। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का था। तो इनका जो कार्यकाल था वो 30 जून 2020 को खत्म होना था, समाप्त होना था। लेकिन हुआ क्या कि 29 जून 2020 को इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। अभी वर्तमान में के वेणुगोपाल ही हमारे भारत के महान्यायवादी हैं। इनका जो कार्यकाल है वो 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, 1 वर्ष के लिए। 2021 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। साथियों, महान्यायवादी की जो शक्तियां हैं वो है इस प्रकार हैं कि अनुच्छेद आर्टिकल 76 के खंड 3 के तहत महान्यायवादी भारत के किसी भी न्यायालय में, भारत के सभी न्यायालयों में अपने सुनवाई का अधिकार ये क्या करता है कि भारत सरकार की तरफ से ये जितने भी केस होते हैं उनको लेकर के न्यायालय में सुनवाई करता है। ये भारत सरकार का न्यायाधीश, एक प्रकार से वकील हम कह सकते हैं, वकील के तौर पर ये कार्य करता है। लेकिन एक और विशेष बात ये है कि कार्यकाल की अगर बात की जाए तो इसमें एक और बात है कि जिस समय पर और सरकार जो वर्तमान होती है, वर्तमान सरकार अगर इस्तीफा दे करके और सरकार से हट जाती है
मतलब अपना विश्वास खो देती है संसद में और सरकार गिर जाती है, तो इसे भी अपना त्यागपत्र देना होता है। कहने का मतलब ये भी अपने पद से मुक्त हो जाता है, क्योंकि जो वर्तमान सरकार होती है उसी की मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। और जब मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देती है, मतलब मंत्रिपरिषद ही अपने पद से हट जाएगी, तो उस समय पर जो महान्यायवादी है वो भी हटेगा, ये निश्चित है। आगे अनुच्छेद 88 के तहत क्या होता है, आर्टिकल 88 के तहत क्या होता है कि यह संसद के दोनों सदनों या फिर संसद की दोनों सदन की संयुक्त बैठकों या संसद की किसी भी समिति जिसका वह सदस्य है उसमें भाग लेने का इसका अधिकार है, लेकिन इसे वोट देने का अधिकार नहीं है। इसे किसी भी सदन में वोट देने का अधिकार नहीं है, उसमें भाग लेने का तो अधिकार है आर्टिकल 88 के तहत। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 105 के खंड 4 के तहत क्या होता है। आर्टिकल 105 के खंड 4 के अनुसार महान्यायवादी को अपने कार्यकाल के दौरान संसद के सदस्यों के समान सभी उन्मुक्तियां व विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। जितनी भी उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार होते हैं संसद के सदस्यों के समान, वो सभी महान्यायवादी को प्राप्त होते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 105 के खंड 4 के तहत। आगे राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को कुछ कार्य सौंप दिए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को कुछ कार्य सौंप दिए जाते हैं। वो कार्य क्या हैं कि संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व यह महान्यायवादी करता है। राष्ट्रपति इसे भेजता है और महान्यायवादी राष्ट्रपति के द्वारा यह प्रतिनिधित्व उच्चतम न्यायालय में करता है। भारत सरकार से संबंधित जितने भी मामले होते हैं उनको निपटारा यही महान्यायवादी करता है और उनको जितने भी केस होते हैं भारत सरकार से संबंधित उन सभी को उच्चतम न्यायालय में पेश करता है। आगे क्या है कि सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, इसका अनन्य अधिकार है। अभी जो हमने बात की थी महान्यायवादी से नीचे होता है महाधिवक्ता। साथियों, अभी मैंने बताया था कि महाधिवक्ता जो होता है वो संवैधानिक पद नहीं होता है। महाधिवक्ता की कहीं भी कोई भी ब्यौरा हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। महान्यायवादी की सलाह के लिए, इसकी सहायता करने के लिए महाधिवक्ता को नियुक्त कर दिया जाता है, जिससे कि ज़्यादा लोड महान्यायवादी पर न पड़े और इससे जितनी भी कानूनी सलाह होती हैं वह राष्ट्रपति ले सकता है। मंत्रिपरिषद सरकार अपने कार्यकाल के दौरान महान्यायवादी से सलाह ले सकते हैं। साथियों, पद हमारा हुआ महान्यायवादी का। योग्यता हुई, योग्यता किस प्रकार है कि भारत का नागरिक हो, वह किसी भी उच्च न्यायालय में जज रह चुका हो 5 वर्षों तक और किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य वो 10 वर्षों तक कर चुका हो। किसमें? किसी भी प्रदेश के उच्च न्यायालय में, या फिर राष्ट्रपति की निगाहों में, नज़रों में वह महान्यायवादी की पद की योग्यता रखता हो। उसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति उसे नियुक्त कर देगा। उसका कार्यकाल हमारे संविधान में कोई कार्यकाल नहीं है, उसके कार्यकाल से संबंधित कोई भी प्रावधान हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता रहेगा आर्टिकल 76 के खंड 4 के तहत। अपना जो त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को सौंपेगा और जो शक्तियां हैं वो आप लोगों को अभी बता दी गई हैं। क्या क्या शक्तियां हैं अभी जो वर्तमान हमारे महान्यायवादी हैं भारत सरकार के, वो के वेणुगोपाल हैं और 2021 तक
30 जून 2021 तक ये भारत के महान्यायवादी अपने पद पर बने रहेंगे। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और ये जो मैंने अभी इसे पढ़ाया है, हम लोगों ने चर्चा की है, इसके बारे में अगर कोई दिक्कत हो, आप लोगों को जहाँ भी कोई समस्या महसूस हो रही हो, तो हमारे कमेंट के माध्यम से मुझे आप बता सकते हैं और इससे संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता है। इसी के साथ मैं विदाई लेना चाहूँगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।